जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोग जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन लोगों ने टोटल 4 फंक्शन पढ़ लिए। नेक्स्ट फंक्शन है अपना एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना भाई। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट किए जाए उनको अपन लोग क्या बोलेंगे भाई? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एग्जांपल से समझ लो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं है। जैसे कि मान लो मैं लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, है ना भाई। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ये सब जो है ना भाई, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन में आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ओनली वन सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इनको अपन लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल देंगे। अब दूसरे होते हैं हमारे कौन से भाई? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? जो x और y दोनों में होते हैं उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई लॉग साइन एक्स, इस तरीके से कुछ, और माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू में 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो समझ में आई गया होगा, इसमें अपन लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। और देना हो तो एक आधा एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू में 7। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। ये अपन लोग जब आगे चल के डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहां पे इनका यूज होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है ना भाई। तो नेक्स्ट है 7, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो पहले कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ लेते हैं। कंटीन्यूअस फंक्शन। अब कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं? जब अपन लोग कोई ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ ड्रॉ करने पर अपन को पेन को लिफ्ट आउट ना करना पड़े, है ना भाई। किसी भी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे पेन को लिफ्ट आउट नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। और अगर मैंने कहीं पे भी पेन जो है ना लिफ्ट आउट कर लिया कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करने में, तो फिर वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। सिंपल सी बात है। जैसे कि देखो, मैंने ग्राफ ड्रॉ करने में क्या पेन उठाया? नहीं उठाया भाई, है ना। तो कंटीन्यूअस, कहीं पे भी नहीं टूट रहा ग्राफ, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। और अगर मैं इस तरीके का कोई ग्राफ बना रहा हूँ ना भाई, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। इस ग्राफ को बनाने में मैंने यहाँ से यहाँ बनाया, फिर पेन उठा लिया, फिर यहाँ से मैंने इधर बनाया, तो ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है कि नहीं। जैसे कि ये, इसमें भी देखो मेरे को पेन उठाना पड़ा, तो ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है कि नहीं। तो जिनमें मेरे को पेन उठाना पड़े, लिफ्ट आउट करना पड़े, वो डिसकंटीन्यूअस है, और जिनमें पेन को लिफ्ट आउट ना करना पड़े वो कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। तो लिखना हो तो ये लिख सकते हो कि जब ग्राफ ड्रॉ करने पे पेन लिफ्ट आउट ना करना पड़े तो कंटीन्यूअस, और अगर पेन को लिफ्ट आउट करा तो वो डिसकंटीन्यूअस, है ना भाई। तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं? वो किसी ना किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो रहे होते हैं, इसलिए वो डिसकंटीन्यूअस हो रहे होते हैं। तो जिनकी डोमेन कैपिटल आर होती है, जिनकी डोमेन क्या होती है भाई? कैपिटल आर होती है, वो तो 100% कंटीन्यूअस होते ही होते हैं। लेकिन क्या जिनकी डोमेन कैपिटल आर नहीं है, क्या वो कंटीन्यूअस नहीं हो सकते? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि log x जो अपन लोग पढ़ने वाले आगे चल के, वो उसकी डोमेन कैपिटल आर नहीं है, फिर भी वो क्या है? कंटीन्यूअस है, ठीक है ना। तो चलो अपन लोग आगे देखेंगे। लेकिन जिनकी डोमेन कैपिटल आर है वो तो 100% कंटीन्यूअस है ही है, ठीक है। तो बस ये कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की बात हो गई यहाँ पे। थ्योरी आप अपने हिसाब से जमा लेना, ठीक है। इसकी थ्योरी मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है कंटीन्यूअस और क्या होता है डिसकंटीन्यूअस, है ना भाई। अब इनके कुछ चाहे तो आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस के। कंटीन्यूअस के एग्जांपल है जैसे कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स, है ना भाई, लॉग एक्स ई की पावर एक्स, ये इनके एग्जांपल हो गए कंटीन्यूअस के। और डिसकंटीन्यूअस के एग्जांपल है जैसे कि 1/x, है ना भाई, GIF, फ्रैक्शनल, जो अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी देख सकते हो जैसे कि सिग्नम ऑफ एक्स, SGN ऑफ एक्स, या 10x, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। SGN यानी कि सिग्नम, ये अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, है ना। ये इनके एग्जांपल हो गए। SGN मतलब अपन उसको बोलते हैं सिग्नम ऑफ एक्स। आगे चल के पढ़ने वाले ये अलग अलग टाइप के फंक्शन। ये एग्जांपल लिख लो इनके पहले फटाफट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन लोग नोट डाल के लिखेंगे, एक नोट, ठीक है। जो कंटीन्यूअस फंक्शन की रेंज होती है ना, तो रेंज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन लाई मिनिमम टू मैक्सिमम। जो कंटीन्यूअस फंक्शन है ना, वो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक लाई करती है कंटीन्यूअस फंक्शन की।
जैसे कि आपने देखा होगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपको, ठीक है ना भाई, तब मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए थे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि 4 sin x की रेंज निकाल रहे थे, तो 4 sin x की मिनिमम वैल्यू आती थी -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती थी 1, और साइन जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, सॉरी -4 आती है इसकी आती है +4, है ना भाई। तो और sin x जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे अपन, sin x की मिनिमम वैल्यू रख देंगे तो -1 मिलेगी, तो -1 × 4 -4 हो जाएगा, और sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1 है, और 1 × 4 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाती है 4 sin x की, और ये मैक्सिमम, तो इनकी जो रेंज होती है वो मिनिमम टू मैक्सिमम लाई करती है, कहने का मतलब ये है मिनिमम -4 और मैक्सिमम +4, ठीक है ना। जो कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे उनमें रेंज इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं, सिर्फ ओनली ऑन कंटीन्यूअस में, डिसकंटीन्यूअस में मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, कर लो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट थ्योरी है कि जैसे मान लो आपके पास दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि भाई f of x और g of x कोई दो फंक्शन है जिनकी डोमेन d1 और d2 है ना भाई, जिनकी डोमेन क्या है d1 और d2 है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट में डोमेन ऑफ, देन डोमेन ऑफ f of x प्लस माइनस और मल्टीप्लाई g of x, मतलब ये दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो, तो इनकी जो डोमेन होती है ना भाई वो इन्हीं दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है, f of x और जो g of x की डोमेन होगी उन्हीं का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई, वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब डिवाइड वाली चीज मैंने क्यों छोड़ दी देखना जरा, f of x अपॉन g of x की जो डोमेन होगी इसकी वो d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगी, लेकिन d2 में वो वाला पार्ट अपने को हटाना पड़ेगा जिसमें g of x 0 हो रहा हो, क्योंकि नीचे वाला 0 हो गया तो अब प्रॉब्लम होगी। इधर g of x के 0 होने से कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं हटाया, लेकिन इधर g of x अगर 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम माइनस कर देंगे जिसमें g of x 0 हो रहा हो, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, ठीक है ना। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, जब अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है ना भाई। तो अभी तक अपन लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो मोस्टली रैशनल फंक्शन के क्वेश्चन किए थे, इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन, फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन अंडर रूट में x अपॉन में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस 2x, ठीक है ना भाई, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखो डिवाइड में जो हो रहा है ना हम तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते थे ना कि नीचे वाले पे जो 0 हो रहा है, नीचे वाले से जो अपन को फैक्टर मिलता था उस पे अपन लोग डायरेक्टली ओपन ब्रैकेट लगा देते थे, तो आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उस पे ही डायरेक्टली जिससे नीचे वाला जो कॉमन फैक्टर सॉरी अपने को नीचे वाला जो फैक्टर मिल रहा है उसमें अपन वैसे ही ओपन ब्रैकेट लगा देंगे तो वो काउंट होगा ही नहीं, तो अपन को माइनस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, समझ गए ना, ठीक है। तो ये डिवाइड वाली थ्योरी पे आप ज्यादा ध्यान मत देना, आप तो बस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन और प्लस वाली थ्योरी पे ध्यान दें, ठीक है। और जो डिवाइड वाला क्वेश्चन आएगा उसमें अपने आप नीचे वाले पे कौन सा ब्रैकेट लगा देते हैं ओपन, मतलब वो अपने आप हट गया, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, माइनस करने की जरूरत है नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी डोमेन अलग निकालेंगे और इसकी डोमेन अलग निकालेंगे, और बाद में इन दोनों का क्या लेंगे हम कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों देखो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डोमेन निकालेंगे तो x अपॉन में x प्लस 1 कितना होगा, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज क्या होती है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था रैशनल इनइक्वालिटी में, है ना। अब इसमें आपको पता ही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी में मैंने पढ़ा रखा है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से -1 और -1 पे ओपन क्यों लगेगा पता है ना, ये फैक्टर किससे मिला, डिवाइड वाले से, और डिवाइड वाला नहीं लेना मतलब इस पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। फिर से मैं दोबारा बोलूंगा, जिन्होंने इनइक्वालिटी के लेक्चर अटेंड नहीं किए पहले वो इनइक्वालिटी पढ़े, नहीं तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ऊपर से चली जाएंगी, ठीक है ना। और यूनियन कितना हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ये इनइक्वालिटी में पढ़ा चुका हूं तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखें आगे, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका हो गया, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस 2x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऊपर नेगेटिव है इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस उधर लेके जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज, तो जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया, क्यों हो गया, माइनस कॉमन लिया उधर लेके गए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, -1/2 से 1/2, और -1/2 कहां से मिला, डिनोमिनेटर से, इसलिए इस पे ओपन और ऊपर वाले पे क्लोज, ठीक है। ये पता है ना कि ओपन और क्लोज लगाते हैं इनइक्वालिटी, जो अपन ने पढ़ रखी है ऑलरेडी काफी अच्छे से।
बस अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों का निकालना है कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं देखें। तो इन सभी में जो सबसे छोटी वैल्यू है, ये पीछे छुप रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है, ये वीडियो में नहीं आ रहा, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर लिख देते हैं। ये सेकंड वाला माइनस कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1, माइनस उधर लेके जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1/2 से 1/2, और -1/2 दिया डिनोमिनेटर वाले ने तो इस पे ओपन और ऊपर वाले पे क्लोज, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब ले लेंगे हम इसका और इसका क्या कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने बता रखा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, सब में हम कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन कैसे लेंगे देखो। हम सबसे पहले इन लाइनों को, इन नंबर्स को जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमें कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, -1 मिला, 0 मिला, -1/2 मिला और 1/2 मिला। तो इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले लिखना है। तो सबसे छोटी क्या है भाई, -1। वैसे तो माइनस इन्फिनिटी है, वो तो अपन को मालूम ही है, तो माइनस इन्फिनिटी तो ले ही लेंगे इधर। तो अपन नंबर में देखते हैं रियल वाले। तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई -1, उससे बड़ी क्या है -1/2, उससे बड़ी क्या है भाई 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1/2। हो गए सारे पॉइंट, कोई छूटा तो नहीं है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होने चाहिए। अब फर्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या रहा है, -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हो गया। इसकी हाइट सेम रखना फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की। और दूसरा क्या रहा है भाई -1/2 से 1/2। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ भाई, दो कंडीशन, तो हम दो लाइन ढूंढेंगे, यहाँ पे एक ही लाइन है, इधर भी एक ही लाइन है, इधर मिल गई हमें दो लाइनें, तो हमारा कॉमन सॉल्यूशन ये इतना पार्ट हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 1/2। अब आप देख लो 0 पे कौन सा ब्रेसेस लगा हुआ था पहले, क्लोज, तो अभी भी हम क्लोज लगा देंगे, और 1/2 पे कौन सा ब्रेसेस लगा हुआ है, इस पे भी क्लोज, तो फिर से हम यहाँ पर भी क्लोज लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई अंडररूट में x माइनस अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना भाई। तो इसमें देखो क्या फंडा है, इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन थोड़ा सा हो रहा है, मतलब अगर अपन सबसे पहले देखें तो ये वाले अंडररूट की बात करेंगे, तो अंडररूट के अंदर ये पूरी की पूरी चीज जो है ना भाई वो क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव, मतलब x माइनस अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है कि नहीं। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। अब ये क्वेश्चन मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब ये अंडररूट खत्म हो जाए, है ना भाई। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अंडररूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। अंडररूट की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है भाई, पॉजिटिव आती है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो बंदा है ना भाई ये इससे बड़ा हो, ये जो चीज है ना वो किससे बड़ी हो, इससे बड़ी हो, तो ये तो तभी बड़ी हो सकती है जब ये भी क्या हो भाई, पॉजिटिव हो। ये तो पॉजिटिव आना ही है और आपको इसको बड़ा करना है, तो ऑब्वियसली ये भी तभी बड़ी हो सकती है जब ये क्या हो, पॉजिटिव हो। इट मींस x जो होगा भाई वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, है ना। और अंडररूट है तो इक्वल टू भी हम ले सकते हैं, क्या बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब दोनों पॉजिटिव हो गए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, और इसका सॉल्यूशन लिखना हो तो लिख दो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना भाई। अब हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। और ये चीजें ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना। जो 12th में स्टूडेंट रहते हैं वो सोचते हैं कि यही बड़ा हलवा चीज है, तो उनको यहीं पे दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि उनको ये चीजें पता नहीं होती। अंडररूट ऑलवेज पॉजिटिव, और आप चाहते हो कि ये चीज बड़ी हो, तो पॉजिटिव से बड़ी करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, तभी तो बड़ी हो सकती है, माइनस में तो हो नहीं सकती ना, इसलिए एक्स पॉजिटिव होगा यहाँ पे। यहीं पे निपट जाते हैं जो बच्चे। अब हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, ताकि अंडररूट खत्म हो, और जब दोनों तरफ पॉजिटिव तभी स्क्वायरिंग करना, अदरवाइज नहीं करना है। तो इनइक्वालिटी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना भाई। इससे आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, इसको लिख सकते हो आप √2x + 1 इनटू में √2x - 1। इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है, डायरेक्टली इनइक्वालिटी से क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी से -1/√2 और यूनियन 1/√2 से कितना, इन्फिनिटी। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट इसलिए हर बार लिखता हूँ, इनइक्वालिटी में पढ़ा चुका हूँ, बार बार अपन लोग इस पर बातचीत नहीं करेंगे, है ना भाई। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने जो आपको सॉल्व कराया ये पूरे का कराया। अब बात करते हैं ये अंडररूट के, ये वाले अंडररूट के अंदर, तो ये जो चीज है ना भाई ये भी तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना,
ये भी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी तो होगा कि नहीं होगा? अगर इधर नेगेटिव आ गया तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो हो जाएगी चेंज, या ये कह दो कि बोथ दी साइड माइनस का इनटू कर दिया। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो x + 1 इनटू में x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1 to 1, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन मिले? एक ये और एक ये, और हम ले लेंगे तीनों का कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई। तीनों का कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे, कॉमन ही लेते हैं भाई। कॉमन क्यों लेते हैं? क्योंकि आप एक की नहीं सुनोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है ना, एक की नहीं सुनोगे दूसरा नाराज हो जाएगा। यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी आपका आंसर सही आएगा। कोई भी एक कंडीशन को आप छोड़ देते हो तो आपकी कंडीशन गड़बड़ हो सकती है भाई, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलो भाई, सबके कॉमन सॉल्यूशन, तो 3 कंडीशन तो 3 लाइन ढूंढेंगे, जितनी कंडीशन उतनी लाइन ढूंढते हैं कॉमन सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो चलो भाई, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इन तीनों कंडीशंस में? -1 या -1/√2, ऑब्वियसली -1 है सबसे छोटी वैल्यू। उससे बड़ी वैल्यू -1/√2 है ना। उससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। उससे बड़ी वैल्यू 1/√2, ये 0 यहां से लिया ना, और उससे भी बड़ी वैल्यू 1। और कोई रह तो नहीं गया पॉइंट? देख लो अच्छे से ध्यान से, सारे आ गए है ना। रियल देखने अपने को, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन क्या कह रहा है? 0 से इंफिनिटी, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, अगला कह रहा है -∞ से, देखो हाइट बढ़ाते जाए पर और सॉल्यूशन के साथ में इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देते हैं। तो -∞ से -1/√2 और 1/√2 से क्या भाई? इंफिनिटी, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। और लास्ट सॉल्यूशन क्या कह रहा है भाई? -1 to 1। तो कितनी कंडीशन है? 3, और हम 3 लाइनें ढूंढेंगे, 1 2 3, 3 कंडीशन है, 3 लाइनें देखना है भाई, है ना। तो 3 लाइनें देखना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है, यहाँ पे कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 लाइन है तो यहाँ पर भी कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार 3 कंडीशन है। यहाँ पर भी 2 लाइनें हैं, मतलब यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इधर है देखो 3 लाइनें, तो आपका जो कॉमन सॉल्यूशन है ना वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब 1/√2 से 1। देख लो कौन से ब्रेसेस लगे हैं इन पे, तो 1/√2 पे भी क्लोज है और 1 पे भी क्या है? क्लोज है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा भाई इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या थ्योरी है? अगर यदि मान लो x1 ग्रेटर देन x2 हो, तो देन हम कह सकते हैं कि f of x1 भी जो है ना वो ग्रेटर देन होगा f of x2 के। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो कि x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू भी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो, तो वो क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर x को मैं डिक्रीज करूं तो y भी क्या हो भाई? डिक्रीज हो, तो भी वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे सर? मतलब जैसे x बढ़ रहा है वैसे ही y बढ़े, x बढ़े तो y भी बढ़े, और x कम हो तो y भी कम हो, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है कि नहीं? क्या ये वाली बात क्लियर होगी? तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की थ्योरी होगी। जैसे कि मैं आपको इसके ग्राफ्स के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे आपका ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पे x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, हाइट बढ़ती चली जा रही है ना। अब प्रूफ कर लेते हैं कि ये आया कैसे। जैसे कि मान लो ये आपका x1 है और अपन लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये x2 है, और देख सकते हो कि अच्छा x1 को बड़ा करना है तो x1 इधर लेना पड़ेगा और x2 इधर लेना पड़ेगा, तभी तो x1 बड़ा होगा ना x2 से, ठीक है कि नहीं? x1 इधर लेंगे x2 इधर लेंगे तभी तो x1 बड़ा होगा ना x2 से, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे अपन लोगों ने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि x की वैल्यू रख ले तो y की वैल्यू मिल जाती है, और y इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ f of x1, सॉरी f of x। y इक्वल टू मैंने मान लिया कि ये ग्राफ जो है y इक्वल टू f of x का है ना भाई। अगर मैं फंक्शन में x की प्लेस में x2 रखूंगा तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे को कितनी मिल जाएगी? f of x2 मिल जाएगी। क्या ये क्लियर है ना? अगर मैं x की वैल्यू x1 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई? f of x1 मिल जाएगी। तो आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो ये जो y की वैल्यू है ये वाली होती है, मतलब f of x2 हो जाएगी हमारी ये y की वैल्यू हाइट।
इधर भी y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट यानी कि f ऑफ x1। ठीक है कि नहीं? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है x1 बड़ा है x2 से, दिख ही रहा है भाई, x1 इतना है और x2 इतना है, तो x1 बड़ा है x2 से। और आप इसी में बता दो कि f ऑफ x1 बड़ा है कि f ऑफ x2 बड़ा है। ऑब्वियसली f ऑफ x1 बड़ा है किससे, f ऑफ x2 से। तो क्या देखा, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, चाहो तो आप फंक्शन को लो चाहे फंक्शन को हटाओ। ठीक है कि नहीं? फंक्शन को लो चाहो तो फंक्शन को हटाओ, इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई है? कोई डाउट है? देखिए आगे, अब इंक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि e की पावर x है ना भाई, लॉग बेस में 12x है ना, या ln x, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के क्या हो गए भाई, एग्जांपल। नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी एक और थ्योरी होती है, जब अपन लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही ठीक है। इसके एग्जांपल और लिख लेना, e की पावर x लॉग बेस में 12x और ln x है ना भाई, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में मेन चीज जो मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ाया इंक्रीजिंग फंक्शन अभी, क्योंकि मेन जो चीज है उसमें वो ये है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। चाहो तो नोट डाल के वाली बात लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना भाई। तो इसमें क्या होगा कि अगर यदि मान लो x1 ग्रेटर देन x2 है, तो इसमें f ऑफ x1 जो है वो लेस देन हो जाएगा f ऑफ x2 के। डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी दिख रही है ना, वो चेंज हो जाती है। तो इसको अपन लोग समझ लेते हैं कैसे। ये हो गया भाई डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग मतलब x की वैल्यू बढ़ा रहा है लेकिन y की वैल्यू कम हो रही है, मतलब उल्टा अपोजिट चल रहा है। x बढ़ाने पे y कम हो या x कम करने पे y बढ़े, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई। तो यहाँ पे अपन लोग जैसे देख लेते हैं, तो x1 बड़ा है x2 के, मतलब अपन लोग ये ले लेते हैं x2 और ये ले लेते हैं अपन लोग क्या x1। देखो x1 इतना है तो x1 बड़ा है, और x2 बेचारा इतना है तो ये छोटा हो गया। ये मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू x2 रखेंगे तो आपको ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x2 f ऑफ x2, और जब आप यहाँ पे x की प्लेस में x1 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा x1 f ऑफ x1। ठीक है कि नहीं? तो ये जो हाइट है ना आपकी, ये y की वैल्यू होती है, यानी कि f ऑफ x2 हो गया, और ये वाली जो हाइट है ये आपकी क्या हो गई, f ऑफ x1 हो गई। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x1 बड़ा है x2 के, x1 ये है और x2 बेचारा इतना सा है, तो x1 बड़ा है x2 के। लेकिन अब आप देखो जरा हाइट किसकी ज्यादा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है ना हाइट, तो किसकी ज्यादा है, f ऑफ x2 की ज्यादा है, और f ऑफ x1 की क्या है, कम है। तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा क्लियरली कि f ऑफ x1 जो है ना वो छोटा हो गया किससे, f ऑफ x2 से। इट मींस डिक्रीजिंग फंक्शन में जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होती है ना वो क्या हो जाती है, चेंज। इसके एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि 2 की पावर माइनस x है ना भाई, या फिर 1/10 की होल पावर x, या फिर लॉग बेस में 0 पॉइंट, या फिर 3/4x। ये सब डिक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल है भाई, है ना। ठीक है भाई। तो देखें ये कैसे डिक्रीजिंग हो गए, मैं आपको आगे चल के बस पढ़ाने वाला हूँ कि ये कैसे डिक्रीजिंग है और ये कैसे इंक्रीजिंग है। तो आगे चल के अपने को यही पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे ये इंक्रीजिंग है और कैसे ये डिक्रीजिंग है। ठीक है ना? और डिक्रीजिंग फंक्शन में आप चाहें तो नोट डाल के लिख लेना कि डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। लिख लो तो ज्यादा बेटर है। यस। चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या सारे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही होंगे, इसके अलावा ऐसा कुछ और केस बन सकता है जिसमें वो इंक्रीजिंग भी ना हो डिक्रीजिंग भी ना हो? तो बिल्कुल ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो ना तो इंक्रीजिंग होते हैं और ना ही डिक्रीजिंग होते हैं। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जो ना तो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो? तो जैसे कि आपका फंक्शन मान लो पहले तो बड़ा, फिर बाद में कम होने लग गया, फिर बड़ा, फिर कम होने लग गया। तो ऐसे फंक्शन जो कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है और कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, तो उनको हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है कि नहीं? हाँ, एक पार्ट में इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर अगले पार्ट में वो डिक्रीज हो रहा है, फिर वो ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही
डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे कि sin x, ठीक है कि नहीं, cos x, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आप ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। तो sin x cos x और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी होते हैं वो ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो समझ में आ गई होगी सब लोगों को बात, ठीक है। तो देखें, अगर वो ये बोल दे कि sin x जो है वो -π/2 से π/2 में क्या है, तो sin x -π/2 से π/2 में तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि आप ग्राफ बनाएंगे -π/2 से π/2 का, ये बनेगा इतना ग्राफ, -π/2 पे देता है -1 और π/2 पे कितना देता है भाई 1, तो फिर तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, है ना भाई। अगर वो बोल दे कि 0 से पाई में क्या है, तो 0 से पाई का ग्राफ कैसा बनता है भाई साइन का, 0 से पाई का ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, है ना भाई, ये 0 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। तो आपने देखा 0 से π/2 पे बढ़ रहा है और फिर क्या होने लग गया कम, तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब जिसमें भी दोनों चीजें आ रही हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आ रही हो, तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। लेकिन कोई एक पार्ट आ रहा हो इंक्रीजिंग वाला अकेला, तो फिर अपन उसको इंक्रीजिंग बोल देंगे, समझ गए ना मेरी बात। तो वैसे तो sin x और cos x अगर अपन इंटरवल की बात नहीं करें तो हमेशा ही क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। अगर आप बात करना चाहते हैं किसी पार्ट में कि सर इस वाले पार्ट में क्या होगा या उस पार्ट में क्या होगा, तो फिर अपन उसका डायग्राम बना के देख सकते हैं।